तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी बहुत ही खतरनाक और डरावनी होने वाली है। कहानी का नाम है मुर्दा घर की नौकरी। दोस्तों, आप कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक साधारण परिवार और मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। हमारा घर शहर से बाहर के इलाके में है, एक संकरी गली जहाँ ज़्यादातर छोटे मकान और किराएदारों की भीड़ लगी रहती है। मेरे पापा एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, लेकिन कुछ समय पहले ही उनकी नौकरी चली गई। मेरी माँ गुणी है, लेकिन उनके घुटनों में दर्द रहता है, जिससे वह ज़्यादा काम नहीं कर पाती। मेरी छोटी बहन रिया अब स्कूल में पढ़ती है, जो उसकी स्कूल की फ़ीस भरना भी अब मुश्किल हो गया है। मैं ग्रेजुएशन का छात्र हूँ, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मुझे काम भी करना पड़ता है। पहले तो मैं एक कैफ़े में वेटर था, लेकिन वहाँ पैसे कम मिलते थे। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। फिर अचानक एक दिन मैंने आखिरकार एक रात की नौकरी का विस्तार देखा। मुर्दा घर में सहायक की ज़रूरत है। कमाई तो अच्छी थी, लेकिन मुझे लगा कि भी काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बस मुझे लाशों की देखरेख ही करनी होगी और रिकॉर्ड रखना होगा और मुझे डॉक्टरों की मदद करनी होगी। शुरुआत में तो मुझे हिचकिचाहट हुई, लेकिन हालात ऐसे थे कि मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। मैंने वहाँ पर जाकर इंटरव्यू दिया। मुर्दा घर का नाम था सेंट पीटर मुर्दा घर। ये शहर के सबसे पुराने हॉस्पिटल में से एक के नीचे बना हुआ था। वहाँ के मुख्य सहायक रमेश अंकल ने मुझे कहा, काम आसान है बेटा, बस रात में मुर्दों का रिकॉर्ड रखना होगा। अगर कोई नई डेड बॉडी आई तो उसे बस रजिस्टर में दर्ज करना होगा और पोस्टमार्टम के रूप में डॉक्टरों की मदद करनी होगी। डरने की कोई बात नहीं है, लाशें तो कुछ नहीं कहती, डराते तो जिंदा लोग हैं। उसके शब्दों से मुझे थोड़ी राहत मिली और मैंने नौकरी स्वीकार कर ली। पहली रात की शिफ्ट सुबह 11 बजे से लेकर रात के 6 बजे तक की थी। माँ ने कहा था भी बेटा कहीं और जगह देख ले, ये जगह अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैंने अपनी माँ को समझाया कि ये सिर्फ एक नौकरी है, ऐसी डरने की कोई बात नहीं है माँ। मेरी तभी शिफ्ट चेंज हो गई। मुझे बाद में पता चला कि मेरी शिफ्ट सुबह 11 से 6 की नहीं, बल्कि रात की 6 की है। 11 से रात के लेके 6 बजे तक। मुझे पता था, लेकिन मुझे ये काम तो करना ही होगा क्योंकि घर की मजबूरियाँ बहुत थी। मुर्दा घर अस्पताल के पीछे था। एक पुरानी बिल्डिंग, चारों ओर से निस्ताबूद और अंदर का अजीब सी ठंडक थी। एक अंदर का माहौल भी अजीब सा था। दीवारों पर सफ़ेद टाइलें लगी हुई थीं। जगह जगह पर लोहे के स्ट्रक्चर पड़े थे और स्टील की बॉडी अक्सर लक्सर की तरह थी, जिसमें शव रखे जाते थे। रमेश अंकल ने मुझे रजिस्टर दिया और समझाया कि कैसे काम करना है। रात को अकेले रहना सीख लो अर्जुन, यहाँ कोई आता जाता नहीं। बस 2-3 घंटे में सिक्योरिटी गाड़ी एक चक्कर लगा जाता है। तब रात बढ़ती गई। मैं अपने डेस्क पर बैठा रजिस्टर में देख रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। मैं चौंक गया। खिड़कियाँ बंद थीं। फिर ये हवा का झोंका कहाँ से आया? मैंने अपनी टॉर्च जगाई और चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य था, शायद हवा से हिला होगा, मैंने खुद को समझाया। लेकिन मैंने जो वहाँ ठंडक महसूस की थी वो असामान्य सी थी। तभी एक और अजीब चीज़ हुई। एक बॉडी लक्सर का दरवाज़ा अपने आप हल्के से खटखटाने लगा। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैं टॉर्च की रोशनी में उस बॉडी लॉक्स की ओर देख रहा था, जहाँ से हल्की हल्की खटखटाहट की आवाज़ आई थी। मेरे हाथ तो पसीने से भीगने लगे। कुछ सेकंड तक मैं वहीं खड़ा रहा,
फिर हिम्मत जुटाकर धीरे से आगे बढ़ा। लॉकर के पास जाकर मैंने देखा तो सब कुछ सामान्य था। आवाज़ बंद हो चुकी थी। शायद धातु सिकुड़ने और फैलने की आवाज़ आई थी, जैसे कि कई बार ठंडी जगह में होता है। कुछ नहीं अर्जुन, बस तेरा दिमाग तुम्हें डरा रहा है, मैंने खुद को समझाया और वापस डेस्क पर बैठकर काम करने लगा। रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त था। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी मुझे तेज सुनाई दे रही थी। मैं अपने फ़ोन में कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नोट कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन तभी नेट काम करना बंद कर गया। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन तभी एक ठंडी लहर मेरी गर्दन के पास से गुजरी। ये कोई हवा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने आहिस्ता आहिस्ता से मेरी गर्दन को छुआ हो। झटके से मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। तब मुझे कुछ अजीब लगने लगा था। ये सिर्फ वहम था या फिर वर्ड में कुछ और था। मैं फिर से अपने काम में ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे अब बार बार ऐसे लगने लगा था कि किसी की आंखें मुझे ही घूर रही हों। कमरे में अब 6 शव रखे थे। 4 को बॉडी लॉकर में रखा गया था और 2 स्ट्रक्चर पर पड़े थे, जिन्हें अगली सुबह डॉक्टर चेक करने वाले थे। मैं जब भी उन लाशों की तरफ देखता तो मुझे ऐसा प्रतीत होता जैसे वो मुझे घूर ही रहे हों, लेकिन ये सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम था, क्योंकि मुर्दे कभी घूरते नहीं हैं, है ना। रात के तकरीबन 3:45 हो चुके थे। मैं फिर एक बार चाय पीने के लिए अपनी कुर्सी से उठा। स्टील के गिलास में चाय डाली ही थी कि टप 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 किसी ने चलने की आवाज़ हल्की सी आई मुझे। मैंने तभी ही तुरंत उठाकर सिर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। शायद सिक्योरिटी गार्ड होगा, मैंने सोचा, लेकिन तभी एहसास हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड के चक्कर लगाने का वक्त तो 2 बजे से था। वह अब क्यों आएगा। मैंने हिम्मत जुटाकर बाहर जाकर देखा, कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली था। अब तक मुझे सब कुछ अजीब जरूर लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये शायद मेरी ध्यान ना देने की वजह से हो रहा है और थकान के असर से हो रहा है। रात धीरे धीरे बीतने लगी और जैसे तैसे मैं सुबह तक टिका रहा। पहली रात सब कुछ अजीब थी, डरावनी नहीं। पहली रात सिर्फ अजीब थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ मेरा भ्रम था। मैंने किसी से इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि लोग मजाक उड़ाएंगे या फिर माँ बाप घबरा जाएंगे। दूसरी रात भी रात के 11 से 6 बजे की शिफ्ट थी। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो रमेश अंकल मुझे देखकर बोले, कैसा लगा पहला दिन, कोई परेशानी तो नहीं हुई। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं अंकल, सब कुछ ठीक था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अच्छा है, कुछ दिनों में आदत हो जाएगी। मैंने चुपचाप अपने डेस्क पर बैठ गया, लेकिन इस बार मेरे अंदर एक अजीब सा डर था। रात के तकरीबन 12 बजे एम्बुलेंस एक नए शव को लेकर आई। शव गृह का दरवाज़ा खोलते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। 2 कर्मचारी स्ट्रक्चर पर सफ़ेद कपड़े में ढकी डेड बॉडी अंदर लेकर आए। मैंने रजिस्टर उठाया और मृत का नाम लिखा, जो मर चुका था। नाम मोहन शर्मा, 47 साल उम्र, मौत की वजह एक्सीडेंट। जब शव को लोहे की टेबल पर रखा गया तो सफ़ेद कपड़ा थोड़ा हट गया। मैंने पहली बार उस मृत व्यक्ति का चेहरा देखा। उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं, होंठ भी हल्के से खुले हुए थे और चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। एक ठंडी लहर मेरे रीफ में दौड़ गई। मैंने जल्दी से कपड़ा वापस लपेट दिया उसके चेहरे पर और एक लंबी सांस ली। अब रात धीरे धीरे बीत रही थी। मैं रजिस्टर अपडेट कर रहा था कि अचानक ठक 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 ठक
ये ठीक वहीं से आवाज़ आ रही थी जहाँ एक नई लाश रखी थी, जो आज ही रखी थी रात को। मोहन शर्मा की लाश। मेरा दिल अब तेज धड़कने लगा। मैंने धीरे से सिर उठाया और टॉर्च ऑन की। रोशनी सीधे उस स्ट्रक्चर पर पड़ी जहां मोहन शर्मा की लाश रखी थी। कुछ पल के लिए तो कुछ नहीं हुआ, शायद आवाज़ किसी और चीज़ से आई होगी, मैंने खुद को समझाया। लेकिन मेरे कहते ही ठक 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 ठक। अब की बार ये आवाज़ और भी साफ आई, जैसे किसी ने स्ट्रक्चर के लोहे को हल्के से खटखटाया हो। मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। कोई मजाक कर रहा है क्या? मैंने धीरे धीरे अपनी टॉर्च की रोशनी स्ट्रक्चर पर डाली। इतना बोलते ही फिर जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। स्ट्रक्चर पर रखा सफ़ेद कपड़ा हिल रहा था, जैसे उससे कोई हल्का सा सांस ले रहा हो। मैं घबरा कर पीछे हट गया। मेरी सांसें इतनी तेज़ हो गई कि दिल इतनी तेज़ धड़कने लगा कि मुझे अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। नहीं, ये हवा की वजह से होगा, शायद मेरी आंखें धोखा खा रही हों। लेकिन फिर मेरी आंखों के सामने सफ़ेद कपड़ा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अंदर से उठने की कोशिश कर रहा हो। मेरे सहने की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। मैंने झटके से अपनी कुर्सी खींची और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन, मेरा कोई नाम धीरे से फुसफुसाया। मेरे पूरे शरीर में जुर्गरी दौड़ गई। मैंने चारों ओर देखा, वहाँ कोई नहीं था। अब तो मेरा दम यहाँ पर घुटने लगा था। मैंने हड़बड़ाहट में बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन फिर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने दरवाज़ा खोलने का पूरा जोर लगाया, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे बाहर से ज़ोर से पकड़ लिया हो, और बाहर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। पीछे से फिर से वही धीमी फुसफुसाहट आई। मेरे कान अब सुन पड़ गए। मैंने टॉर्च की रोशनी घुमाई और देखा कि वह सफ़ेद कपड़ा अब पूरी तरह से हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से तड़प रहा हो। मेरा दिमाग अब काम करना बंद कर चुका था। मैं चाहकर भी अपने पैरों को नहीं हिला पा रहा था। मेरे सामने वो शव खड़ा था, मतलब पड़ा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पड़ा पड़ा ही मुझसे कुछ कहना चाहता हो। फिर अचानक तभी सब कुछ रुक गया। कपड़ा हिलना भी बंद हो गया, फुसफुसाहट ख़त्म हो गई। कमरे में सिर्फ वही गहरा सन्नाटा छा गया और मेरे दिल की धड़कनें ही सुनाई दे रही थी। और तभी दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मैंने बिना एक पल गवाए बाहर भागा। हॉस्पिटल के गार्ड ने मुझे देखा और हैरानी से पूछा, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं कुछ नहीं कह पाया था। मेरी आवाज़ जैसे गले में अटक गई हो। मैंने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर निकल गया। अगली सुबह रमेश अंकल ने मुझसे पूछा, अर्जुन, तू रात के अचानक कहाँ चले गए थे? मैंने उसे सब कुछ बता दिया हिम्मत कर कर। उसने मेरी बात सुनकर कुछ देर तक मुझे देखा, फिर धीरे से बोला, बेटा, कई बार दिमाग और डर से खेल करता है। दिमाग, हो सकता है तुझे वहम हुआ हो, लेकिन अगर तुम्हें सच में ऐसा कुछ लगता है या महसूस हुआ है तो ये जगह तेरे लिए सही नहीं है। उसके शब्दों ने मुझे और भी उलझन में डाल दिया। क्या ये सच था या फिर किसी ने मेरे साथ मजाक किया था? लेकिन मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। उस रात के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे खुद भी यही यकीन होता है कि वह सच था या मेरा दिमाग भ्रम था कर रहा था। क्या कोई था जो मुझे ही देख रहा था? क्या वो आवाज़ें सच में आई थी? या सच में किसी ने मेरा नाम पुकारा था? या फिर मेरे डर सिर्फ या फिर मानसिक डर का नतीजा था और जहाँ मुझे थकान थी? शायद मैं कभी इस सवाल का जवाब नहीं जान पाऊँगा, लेकिन एक बात तय है, उस रात के बाद मैंने मुर्दा घर में कभी कदम नहीं रखा। आज भी जब मैं ये बात सोचता हूँ तो मेरी सांसें थम जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।